जैव विकास क्या होता है? देखो, जैव विकास मतलब इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैटिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। तो जैव विकास पर, ठीक है, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैटिस्टे डी लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क, डी लैमार्क याद रखना इतना, ठीक है। जैव इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये बोलते हैं, ठीक है, लैमार्क का सिद्धांत, ठीक है, या उपार्जित लक्षणों की वंशागत थ्योरी भी बोलते हैं, इसको डी लैमार्क ने दिया था। यह वर्ष 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा था, ठीक है, उनकी पुस्तक आई थी, उसमें फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा था। लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं, ठीक है। लैमार्क ने क्या बताया? परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन, तथा कम उपयोग वाले अंग निष्क्रिय एवं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। लैमार्क ने बताया, जैसे सर्पों में टांगों का अभाव, हमारे शरीर के अवशेषीय अंग आदि। डार्विनवाद ने फिर एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, इंग्लैंड के जैव विकासविद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया डार्विनवाद, ठीक है। डार्विनवाद किसने दिया था? ये इंग्लैंड के जैव विकासविद चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद बोलते हैं डार्विन के सिद्धांत को, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद प्राकृतिक वर्णन या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वर्णन या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। डार्विनवाद की विशद व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में दी गई है, ठीक है। ये पूछे अगर प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये किसकी पुस्तक है? डार्विनवाद की पुस्तक है, डार्विन की पुस्तक है, ठीक है। और डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद और प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। तो इसके तीन हैं, ठीक है, ये पूछ देता है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तीन सिद्धांत हैं, इसके तीन नियम हैं डार्विनवाद के, ठीक है। तो ये तीनों नियम पूछता है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, ठीक है, विलुप्त हो गई है। मैमथ प्रजाति जो है वर्तमान समय में क्या है? विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है, मैमथ को हाथी का पूर्वज माना जाता है। आधुनिक मनुष्य का हाल, ठीक है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन है, क्रो मैग्नन मानव को माना जाता है। तो आधुनिक मनुष्य के पूर्वज किसे माना जाता है? क्रो मैग्नन को माना जाता है। इनका शरीर गठा हुआ लगभग 6 फुट लंबा था। इनकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेमी थी, ठीक है, इनकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेमी थी। पूछता है वर्गीकी के बारे में, देखें इंपॉर्टेंट तथ्य। जीवधारियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कीट किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थोपोडा में आते हैं। अमीबा एक कोष की प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है? एक कोष की प्रोटोजोआ है। अमीबा में प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, जो कि एक प्रकार की अलैंगिक विधि है। क्या है? एक अलैंगिक विधि है। समतापी, जिसको होम्योथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु किन्हें कहते हैं? ये समतापी या गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, जैसे पक्षी तथा स्तनधारी हैं। तो ये जो होते हैं समतापी या गर्म रुधिर वाले जंतु, इनका ताप वातावरण के साथ घटता या बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इसमें कौन आते हैं? पक्षी और स्तनधारी आते हैं, जैसे मनुष्य भी स्तनधारी है, ठीक है। और असमतापी या जिनको हम ठंडा रुधिर वाला जंतु बोलते हैं, इनके क्या होते हैं? शरीर का ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मत्स्य वर्ग, उभयचर और सरीसृप आते हैं। इनका ताप क्या होता है? वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इनको असमतापी व ठंडा रुधिर वाला जंतु भी कहते हैं। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं। जैसे जेली फिश है, ये इनका नाम मछली से मिलता है, लेकिन ये मछली है नहीं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रे फिश, ये मछलियाँ नहीं हैं। तुम्हारा हेग फिश है, रेजर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, कैटल फिश, ये मछलियाँ नहीं है, ध्यान रखना। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमलिया के गण सिस्टेसिया में रखा गया। किसमें? इसको स्तनी वर्ग के मैमलिया गण के सिटेसिया में रखा गया है, सिटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है डॉल्फिन, ठीक है। इसका शरीर जो है धारा रेखित होता है। इसके
इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सील या फोका एक स्तनपायी है। सील या फोका भी एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? कार्निवोरा में। सील भी स्तनपायी है, ये गण कार्निवोरा में पाया है। ठीक है, यह एक जलीय है, चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो मांसाहारी होता है। जो सील जो होता है एक जलीय जंतु है, चुस्त है और शक्तिशाली होता है और मांसाहारी भी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चंपू या फ्लिपर्स भी उपस्थित होते हैं। रातचर जंतु वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात में क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। मच्छर है, चमगादड़ है, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु क्या है? रातचर। कीवी क्या है? रातचर है। ध्यान रखना, मच्छर, चमगादड़, उल्लू क्या है? रातचर हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही सारे पॉइंट घटना चक्र वालों ने बना के दिए हैं। ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के लिए प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं। श्वसन की लय अति धीमी होती है इनमें। ठीक है, सर्पों की विष ग्रंथियाँ जो होती हैं कशेरुक की प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समांग होती हैं। तो सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो जो होती हैं कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही प्रसकृत रूप है। सांप का जो विष है उसकी लार का ही प्रसकृत रूप है। ठीक है, क्या है? लार का ही प्रसकृत रूप है। कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगे रेशों से प्राप्त करते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी जिसे लिंट रेशा तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। ठीक है, लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। मार्फिन जो है, मार्फिन पोस्ट पैपवर सोमनिफेरम इसको बोलते हैं। पोस्ट को क्या बोलते हैं? पैपवर सोमनिफेरम बोलते हैं कि अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। जो मार्फिन है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट को क्या बोलते हैं? पैपवर सोमनिफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। तो मार्फिन फलों से प्राप्त की जाती है पोस्ट के। ठीक है, और पोस्त का पौधा एक आवृत्ति बीजी पौधा है। कौन सा आवृत्ति बीजी पौधा है पोस्ते का? जिसे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त की जाती है। तो इसे पोस्ते से अफीम व हेरोइन भी प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है अफीम का। ठीक है, शैवाल तथा कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। शैवाल तथा एल्गी और कवक फंगी के मिलने से क्या बोलता है? लाइकेन बनता है। इस मिलन की क्रिया को क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल और कवक से। ठीक है, म्यूचुअलिज्म होता है, बहुत बार पूछा गया है। हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्क है। ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जायंट स्क्विड है। क्या है? सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? जायंट स्क्विड है। जुगनू होता है, एक कीट होता है। जुगनू क्या होता है? एक कीट होता है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी एवं मच्छर में कौन से कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। जैसे खटमल है, मकड़ी है, घरेलू मक्खी है, मच्छर में कीट कौन सा नहीं? मकड़ी नहीं है। कोबरा सर्प का विष क्या होता है? तंत्रिका विषी होता है। कोबरा का विष जो है तंत्रिका विषी है। लाल मिर्च से तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या? कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन उपस्थित होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? कैप्सेसिन होता है। उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये चमगादड़ पक्षी वर्ग में स्तनधारी है चमगादड़। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स मृदाविहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदाविहीन पादप संवर्धन है। हमने अभी पढ़ा शाखाओं में, उपशाखाओं में। लहसुन की अभिलाषणी गंध क्या? सल्फर यौगिक के कारण है। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? आवृतबीजी पादप सिनकोना से। आवृतबीजी पादप है, देखो आवृतबीजी पादप है, सिनकोना से कुनेन प्राप्त की जाती है। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। किससे? केराटिन से। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। जो शुष्क जलवायु है तो भली भांति अनुकूलित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? एसिबिक अम्ल है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? एब्सिसिक अम्ल है। एबिसिक अम्ल है। ठीक है, एबिसिक अम्ल है। ये क्या है? सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। हाइड्रोफाइट क्या है? एक जलीय पौधा है। दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है वह क्या है? लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस है। उच्च जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले चीज़ों का होना। ठीक है, जैव उपचारण। ठीक है, बायो रिमीडिएशन से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। क्या है तुम्हारा? जैव उपचारण या बायो रिमीडिएशन से क्या मतलब है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का क्या है? निष्कासन है। इसका मतलब होता है जैव उपचारण। ध्यान रखना। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेक्स से।
तो अफीम किसे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लैक्टेस से अफीम प्राप्त किया जाता है। समुद्री खतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा है? वो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है। कोशिका विज्ञान अगर देखें, कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका, निर्जीव कोशिका की खोज की और इसे कोसा नाम दिया था। ल्यूएन हॉक ने 1674 में सजीव कोशिका की खोज की, इसे बैक्टीरियम नाम दिया था। तो पूछे अगर कोशिका की खोज की, अगर ऐसे पूछे तो रॉबर्ट हुक आएगा, 1665 में की थी। अगर पूछे निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी तो ल्यूएन हॉक ने की थी 1674 में। कोशिका का मापन माइक्रोन से करते हैं। कोशिका का मापन किसे करते हैं? माइक्रोन से में किया जाता है मापन। ठीक है। ये है तुम्हारे, देखो ये तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी पादप कोशिका है। ठीक है। और ये क्या है? तुम्हारी जंतु कोशिका है। तो इनमें अंतर इतना है कि जैसे पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका में तुम्हारा क्या पाया जाता है? इसमें एक तुम्हारी वो क्या कहते हैं, कोशिका भित्त पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। और ये तो दो चीज़ें हो गई, जो हरित लवक हो गया और कोशिका भित्त हो गई। जो ये दो चीज़ें, जो हरित लवक और कोशिका भित्त, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती। ठीक है। ये हो गया अंतर। और उसके बाद तारक केंद्र जो होता है वो तुम्हारा जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। दूसरा अंतर हो गया। ठीक है। और तीसरा अंतर इसमें ये रहता है कि जो इसमें ये रिक्तिका होती हैं पादप कोशिका में बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वही जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। ये तीन बड़े बड़े अंतर हैं कि हरित लवक और कोशिका भित्त ये तुम्हारी क्या होती है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है, और ये तारक केंद्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और तीसरा अंतर ये होता है कि इसकी जो रिक्तिका होती है वो बहुत बड़ी होती है और इसमें जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो छोटी छोटी होती है। बाकी सारे जो केंद्रक हो, चाहे कोशिका द्रव हो, चाहे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे केंद्रीय झिल्ली हो, ये सारे इनमें लाइसोसोम हो, सब जंतु कोशिका में भी हैं और वो पादप कोशिका में भी हैं। ठीक है। तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य यह कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। तो कोशिका द्रव्य, देखो जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? यह कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव्य निम्न भागों से मिलकर बना होता है। इसमें जल 70% होता है, कार्बन 10% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, ऑक्सीजन 7% होती है, अन्य 3। तो ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा जीव द्रव्य में क्या होता है? जल होता है, फिर कार्बन 10%, फिर हाइड्रोजन 10%, फिर ऑक्सीजन 7, फिर अन्य चीज़ें 3% होती हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक प्रोटीन पदार्थ कौन है? वो प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका भित्त अगर देखें तो यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को बाहरी आघातों से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली देखें, सेल मेम्ब्रेन देखें, तो प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। बहुत बार पूछा गया है। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होती है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, कि कौन कोशिका के अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तुम्हारा यही करता है। ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली जो करती है कोशिका झिल्ली। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। केंद्रक क्या है? कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म तथा यह केंद्रक द्रव कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में रहता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। केंद्रक के अंदर धागे नुमा पदार्थ एक होता है, जाल के रूप में होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह क्रोमैटिन जो होता है प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक छोटे धागे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक छोटे धागों के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं और इन धागों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। कोशिकी केंद्र देखो, ये तुम्हारा ये केंद्रिका है कोशिका में, केंद्रक में ये न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर है तुम्हारा, कोशिका छिद्र है तुम्हारा, न्यूक्लियर पोर्ट्स है। ठीक है। ये केंद्रक झिल्ली है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी? केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है। तुम्हारा ये क्रोमैटिन धागे हैं जिनको हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? क्रोमैटिन
कोंडोन सेड है, ठीक है, ये तुम्हारे क्रोमेटिन, ठीक है। ये ग्रैनुअल्स हैं तुम्हारे, ये क्या है तुम्हारे ग्रैनुअल्स हैं। ये कैरोप्लाज्मा है, ठीक है, क्या कैरोप्लाज्मा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे चीज़ें उसका केंद्रक हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो इसे क्या भाग है, और ये केंद्रिका है तुम्हारी, ठीक है, केंद्रिका है। उसके बाद मानव में 30 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन कहाँ बनती है, राइबोसोम्स से बनती है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम्स को। इतना इंपॉर्टेंट बहुत है ये। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी खोज आल्टमैन ने 1886 में की थी। किसने, आल्टमैन ने 86 में की थी, 1886 में। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, बेंडा ने इसका नाम दे दिया, वही माइटोकॉन्ड्रिया है। इस कोशिका का शोषण स्थल है, कोशिका में जो शोषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोशिका स्थल है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, बारिएशन पाए जाते हैं, किस्ट्री पाई जाती है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें कण है, देखो डीएनए इसमें पाया जाता है, आंतरिक झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है, एटीपी तुम्हारे होते हैं इसी में, ठीक है। तो एटीपी पार्टिकल जो होते हैं तुम्हारे, ये सब कोशिका में। अब लाइसोसोम्स, अब राइबोसोम्स देखा था, ठीक है। अब लाइसोसोम देखें, इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, डी डूबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य है बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करना। तो लाइसोसोम्स क्या करता है, बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है, और कई बार मृत कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए ये खुद भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, खराब कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, कभी कभी खुद ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। और एक बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं लाइसोसोम, ठीक है। और राइबोसोम हमने देखा था क्या करते हैं, तुम्हारे राइबोसोम क्या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का उत्पादन होता है, ठीक है, राइबोसोम्स। और ये क्या है तुम्हारे लाइसोसोम्स है, इसलिए नाम इनका मिलता जुलता है, ध्यान रखना। यहाँ पर बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। और इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद ही नष्ट हो जाते हैं। अब तारक काय क्या होता है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तारक काय को अंग्रेजी में सेंट्रोसोम्स, कभी भी सेंट्रोसोम में लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो यह कोशिका के विभाजन में सहायक होता है तारक काय, इतना इसका कार्य याद रखना है। ग्लाजी काय, जिसको ग्लॉजी बॉडी बोलते हैं, इसकी खोज कैमिलो ग्लाजी ने की थी, कैमिलो ग्लाजी ने की थी ग्लाजी काय की खोज, ठीक है। और ग्लाजी काय क्या करता है, यह पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण और जंतु कोशिका में लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तो ग्लाजी क्या करता है, पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, और कोशिका भित्ति जंतु में होते नहीं है, तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यह प्रोटीन और वसा अणुओं को संवहन करती है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, ठीक है, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, ठीक है। यातायात प्रबंधन या ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहते हैं इसको, किसको कहते हैं, ग्लॉजी काय को, क्योंकि ये अणुओं के संवहन में मदद करती है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे, देखो तुम्हारे लाइसोसोम्स हैं ये, ठीक है। ये तुम्हारे लवक हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, ये तुम्हारे, ठीक है। तो ये तुम्हारे लवक कहाँ पाए जाते हैं, ये तुम्हारे उसी में पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, पौधों में की कोशिकाओं में। ये तारक काय है तुम्हारा, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारे राइबोसोम्स जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन की निर्माण स्थल भी कहते हैं, ठीक है। और ये लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, कोशिकाओं का बैक्टीरियाओं का क्या करते हैं, ये उनका नष्ट करते हैं, कभी कभी खुद नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं तुम्हारा आत्महत्या की थैली कहते हैं इनको। आत्महत्या की लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। ये लाइसोसोम्स हैं, ये रिक्तिकाएँ हैं। ये तारक काय है तुम्हारा, तारक काय क्या करता है तुम्हारा, हमने देखा था तारक काय तुम्हारा क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तारक काय क्या होता है, तारक काय कोशिका विभाजन में सहायक रहते हैं, ठीक है। ये कोशिका में ये है तुम्हारे तारक काय, ठीक है। यहाँ पर तारक काय कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। आगे देखें, अंतःप्रद्रवी जलिका, अंतःप्रद्रव जलिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव में थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। कोशिका द्रव में क्या थैलीनुमा संरचना होती है। इस संरचना के कुछ भागों पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और यह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करती है, ठीक है। यह क्या करते हैं, अंतःप्रद्रवी जलिका क्या करती है, यह ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा के बीच क्या संबंध स्थापित करती है। इसे कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है। तो अंतःप्रद्रवी जलिका को क्या करते हैं, कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है, अंतःकंकाल तंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और यह लिपिड का संश्लेषण करती है, ठीक है, स्मूथ वाली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
और रफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेक्टम जो है ये इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो जिसमें राइबोसोम्स होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता नहीं होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्तिका वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स रिक्तिका क्या होती है, जंतु कोशिका में अधिक किंतु छोटे छोटे आकार में होती है। तो रिक्तिका क्या होती है, जंतु कोशिका में होती अधिक है लेकिन छोटी छोटी होती हैं, और पादप कोशिका में कम किंतु बड़े आकार की होती हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है कोशिका में जल संतुलन को बनाए रखना, ठीक, कोशिका में जल संतुलन बनाए रखता है रिक्तिका। रिक्तिका का आवरण टोनोप्लास्ट का कहलाता है, रिक्तिका जो आवरण होता है वो टोनोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। लवक, लवक जिसको प्लास्टिड बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लास्टिड क्या होते हैं, या केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णीय लवक जिसको अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। वर्णीय लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अवर्णीय लवक को ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक को तुम्हारा अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट, और हरी लवक को तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हरी लवक क्या करता है, इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। क्या होता है, पर्णहरित होता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं, इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। क्या कहता है, पादप कोशिका की रसोई, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं हरित लवक को। और आवरणीय लवक क्या होता है, रंगहीन लवक होते हैं और जो पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो सूर्य का प्रकाश जहाँ पर नहीं पहुँचता, जैसे भूमिगत जड़ हो गया, तने हो गए, ठीक है। वर्णीय लवक क्या होता है, रंगीन लवक होते हैं, ये प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। पौधे के रंगीन भाग जैसे फूल, फल आदि में ये पाए जाते हैं। फल फूल पौधे पाए जाते हैं। उधर टमाटर में जैसे है लाल रंग जो होता है उसमें लाइकिन के कारण होता है, किसके, लाइकिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। गाजर का जो नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण, तो ये तो है वर्णीय लवक है। लाइकिन जो है टमाटर में लाल रंग का कारण है, कैरोटीन गाजर में नारंगी रंग का कारण है, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए वर्णीय लवक। अब तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी है प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या है तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तुम्हारा पिल पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोड डीएनए पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, कैप्सूल ये होते हैं तुम्हारे, ये पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें ऐसे, ठीक है। ये है तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसमें हो जाता है 2 अंतःप्रादुक जिले जिसके बोलते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें 2 प्रकार के, रफ होता है, एक स्मूथ होता है, ठीक है। तुम्हारा रफ में क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, स्मूथ में राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था ना ये तुम्हारी क्या कहते हैं, ये ठीक है, अंतःप्रादुक जिलिका हमने पढ़ा था, इसको अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होती है जिसमें राइबोसोम्स अनुपस्थित होता है, ये लिपिड का संश्लेषण करता है। एक रफ होता है जिसमें राइबोसोम्स होता है, ठीक है। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होता है इसलिए लिपिड का संश्लेषण करता है, और रफ में एंडोप्लाज्म राइबोसोम्स होता है इसलिए ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो वही तुम्हारा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर दी है। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। रफ भी है, स्मूथ भी है, ठीक है। इसमें माइक्रोफिलामेंट भी रहता है, देखो लाइसोसोम्स पाया जाता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है ये। और ये देखो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और सेल प्लाज्म मेम्ब्रेन ये दोनों में पाई जाती है। क्या है, ये दोनों में पाई जाती है तुम्हारे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स और सेल प्लाज्म ये दोनों पाई जाती है, ये मतलब समझना है। बाकी ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो इतने चाहे वो तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल हो, चाहे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, पेरोक्सीसोम हो, पेरोक्सीसोम हो, ये भी नहीं पाया जाता है। मिटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, ठीक है। वैक्यूल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, वैक्यूल भी नहीं पाया जाता है। ग्लोजी अपैरेटस जो ग्लोजी का होता है वो भी नहीं इसमें पाया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी नहीं पाया जाता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस जो होता है इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है तुम्हारा, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ये अंतर इसमें ध्यान रखना, ये पाए जाते हैं दोनों में, यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक में ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और सेल पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के प्रकार, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब है एब्सेंट, कैरियो मतलब है केंद्रक, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ही है एब्सेंट, कैरियो मतलब केंद्रक क्या एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक इसमें केंद्रक नहीं होता है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है या कम विकसित होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यह कोशिका का आकार छोटा होता है। इस कोशिका का आकार क्या देखा हमने, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, छोटी होती है। फिगर से देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसका आकार छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। और यह एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पाया जाता है,
उदाहरण में यह जीवाणु कोशिका जीवाणु, वायरस, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आदि में पाई जाती है। यूकैरियोट कोशिका देखें तो यूकैरियोट से यू माने प्रेजेंट और कैरियो माने केंद्रक, तो जिसमें यू माने प्रेजेंट है, कैरियो माने केंद्रक, ठीक है, केंद्रक प्रेजेंट है, उसको यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक विकसित होता है या अधिक विकसित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। यह कोशिका का आकार बड़ा होता है और यह एक बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, उदाहरण जैसे जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, कवक की कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका हो, कवक कोशिका, सब क्या है, जंतु कोशिकाएं हैं। तुम्हारी क्या है, तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिका है। कंकाल तंत्र देखते हैं, कंकाल तंत्र के बारे में। तंत्र क्या है, ये मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसमें हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जा सकता है, ठीक है। हड्डियां या मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नवजात शिशु जब होता है उसमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछे कि 20 वर्ष के आदमी में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206 ही बताएंगे। या 20 वर्ष दे रहे तब भी हम कितने बताएंगे, 206 ही बताएंगे हड्डियां, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि 20 वर्ष के वयस्क में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, तो 206 ही पाई जाएंगी, ठीक है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र ही कहते हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है हमारा, कंकाल तंत्र के कार्य देखें तो ये क्या कहता है, कंकाल कहता है शरीर को एक निश्चित आकार देता है एवं आकृति प्रदान करता है। प्राणियों को प्रचलन में सुगमता प्रदान करता है, ठीक है। कंकाल की मज्जा गुहा वसा एकत्रित करने का कार्य करती है। जीवित अंतःकंकाल, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण भी करता है, ठीक है। जीवित अंतःकंकाल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण भी करता है। कंकाल में कैल्शियम एवं फास्फोरस संचित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता रहता है, ठीक है। कंकाल तंत्र के प्रकार है, एक बाह्य कंकाल तंत्र जिसको स्केलेटन बोलते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंका को बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। बाह्य कंका की उपस्थिति भूड़ी एक्टोडर्म, ठीक है, या मीसोडर्म से होती है। तो बाह्य कंकाल की उपस्थिति किसके कारण होती है, भूड़ी एक्टोडर्म और या फिर मीसोडर्म से होती है। उदाहरण से नाखून है, बाल है, सींग है, खुर है, कछुआ का जो ऊपरी कवच है, तो ये सब क्या है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। और अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन के शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतःकंकाल कहते हैं। यह मांसपेशियों से ढका रहता है। इसकी उत्पत्ति भूड़ी मीसोडर्म से होती है। कशेरुकियों में अंतःकंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। कशेरुकियों में अंतःकंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है, ठीक है। ये देखो कंकाल हो गया तुम्हारा, देखा कंकाल हम मूवी में देखते हैं, कंकाल भूत बन के आता है। यह है स्कल, क्या है, खोपड़ी है। फिक्स्ड जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड जॉइंट होता है। इसको हम तो बोलते हैं पेरिटो टेम्पोरल, क्या बोलते हैं, पेरिटो टेम्पोरल होता है। ये देखो वर्टेब्रा क्या है, गर्दन वाले में जो वर्टेब्रा होता है, ठीक है, ठीक है। ये स्टर्नम है, क्या है तुम्हारी, स्टर्नम है, ये वाला स्टर्नम है। ये रिब्स हैं, क्या है तुम्हारी, रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, ठीक है। रेडियस है, ये जो हमारी ये हाथ की हड्डी है इसको रेडियस बोलते हैं। ये तुम्हारा उलना है, ये क्या है तुम्हारा, उलना बोलते हैं इसको। ये फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी है, ये फ्यूबुला है तुम्हारे, क्या है, ये फ्यूबुला है, जांघ की हड्डी ना सबसे बड़ी है फीमर, और ये फेबुला है तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या होते हैं, क्या कहते हैं, ये फेबुला में मतलब ये समझो वायु होते हैं, मतलब पोली होती हैं। ये टिबला है, ठीक है, टिबला, ये क्या तुम्हारा टिबला है और ये फिबुला है। हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट है, क्या है तुम्हारा, हिंज जॉइंट। तो नी पे कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। और ये तुम्हारे पेल्विस है, ये क्या है तुम्हारी, ये पेल्विस है, ये पेल्विस है। ये ह्यूमरस है, क्या है, ये तुम्हारी ह्यूमरस है। बाल या सॉकेट जॉइंट, देखो कंधे का जो सॉकेट जॉइंट का बाल या सॉकेट जॉइंट होता है, शोल्डर का, ये पूछ सकता है। देखो स्कल में तो फिक्स्ड जॉइंट होता है, ठीक है। और नी का तुम्हारा क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। और कंधे का तुम्हारा बाल या सॉकेट जॉइंट होता है, पूछता है। ये पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट है तीनों जॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं मनुष्य में हड्डियाँ 206 होती हैं। ये मनुष्य की हड्डियाँ हैं, क्या हैं, ये तुम्हारी मनुष्य की हड्डियाँ हैं, ध्यान रखना। इसमें 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य में, और ये दो भागों में बांटते हैं। एक अच्छी होती हैं 80 और उपांगीय होती हैं 126। 80 को एक्सियल बोलते हैं, उपांगीय को बोलते हैं अपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोलते हैं। ये 126 होती हैं। अच्छी 80 में, अगर अच्छी में देखें 80 में, तो सिर में होती है 29 हेड में, और वक्ष जो रिब्स होती हैं ये तुम्हारी 24 होती हैं। एक और होती है एक्स्ट्रा, ठीक है, 24 एक 25 होती हैं वक्ष में, रिब्स में होती हैं। रीढ़ क्या होती है, बैकबोन में क्या होती है, 26 होती हैं। तो अच्छी हो गई तुम्हारी 29 ये, और तुम्हारा 25 ये और 26 ये, तो तुम्हारा 80 हो गई अच्छी में, ठीक है। ये पूछ देता है। और देखो स्कल, देखो ये है तुम्हारा स्कल है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा लायरेंजियल स्केलेटन है, लायरेंजियल स्केलेटन है। ये थोड़ा थ्रोजिक केज है, क्या है तुम्हारा, थ्रोजिक जो तुम्हारा फेफड़ा वगैरह रहता है इसको
थोरसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरासिक केज बोलते हैं, पिंजड़ा बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन है ये तुम्हारा, ये वर्टेब्रियल कॉलम है, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं अच्छी में सिर हेड में, ये तुम्हारी सेल को तुम्हारे वही बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। ये तुम्हारा रिब्स वाला है, तुम्हारा अच्छी है तुम्हारा, ये रिब्स वक्ष को रिब्स बोलते हैं। और ये तुम्हारा रीढ़ में है, जो तुम्हारी रीढ़ में कितनी है तुम्हें 26, ठीक है। और रिब्स में कितनी होती हैं तुम्हारी 25, ठीक है। और स्कल में कितनी होती है तुम्हारी यहाँ पूरी सब मिला के 29। और फिगर भी देख लिया एक्सियल स्केलेटन का अच्छी का। अब देखो तुम्हारा अपेंडिकुलर स्केलेटन देख लेते हैं। तुम्हारा देखो शोल्डर ग्रिडर है तुम्हारा, क्या है, शोल्डर ग्रिडर है। देखो शोल्डर ग्रिडर अलग से दिखाया गया तुम्हारा। ये अपर लिम्स हैं, ये क्या है तुम्हारे अपर लिम्स हैं। ये पिल्विक ग्रिड है तुम्हारा, ये जो यहाँ है पिल्विक ग्रिड है तुम्हारा, देख लो ये पूछता है एकदम फिगर से क्लियर हो जाएगा। और लोअर लिम्स है, ये पैर की लोअर लिम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हड्डियाँ देख लेते हैं। अच्छी में इस भाग में कमर के ऊपर वाला भाग शामिल होता है। अच्छी भाग में कौन सा होता है, कमर के ऊपर वाला भाग शामिल होता है। इसके 3 उपभाग होते हैं, हमने देखा। सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें चेहरे में 14 होती हैं, खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 होती हैं, और एक गले की कंठिका होती है। क्या होती है, गले की कंठिका भी इसमें शामिल होती है। तो सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं 29, चेहरे में कितनी होती है 14, खोपड़ी में 08 और कान में 06 और एक गले की कंठिका होती है। और वक्ष जो हमारा सीना होता है उसकी रक्षा करता है, उसमें 25 हड्डियाँ होती हैं। दोनों वक्ष में 12 हड्डियाँ होती हैं और बीच में एक होती है जिसको स्टर्नम हड्डी होती है। बीच में एक स्टर्नम हड्डी होती है, बीच वाली को स्टर्नम बोलते हैं। रीढ़ बैकबोन में, वयस्क पुरुष में रीढ़ की हड्डी की संख्या 26 और बच्चों में कितनी होती है 33 होती है। ध्यान रखना, बच्चों में 33 होती है और वयस्क मनुष्य में कितनी हो जाती है रीढ़ की हड्डी 26 बचती हैं। ये देखो तुम्हारे हो गए सब, ठीक है। ये तुम्हारा रिब्स हो गया और रीढ़ की हड्डी ये हो गया, पीछे से देख रहे हैं। तो इसमें बच्चों में 33 होती हैं, बच्चों में कितनी होती है हड्डी 33 और वयस्क में कितनी होती है तुम्हारी 26, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। अब तुम्हारा कार्नियल बोन्स देखिए, ये देखो तुम्हारा सर की है तुम्हारा हड्डी, कार्नियल बोन्स तुम्हारा हेड में होती है कार्नियल बोन्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे बोलते हैं ऑसिपिटल बोन, ये है ऑसिपिटल बोन। इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, क्या है टेम्पोरल बोन। ये क्या है ठीक है, पेरिटल बोन है। फ्रंटल बोन है ये तुम्हारा, फ्रंटल बोन है ये। स्पेनोइड बोन है ये, स्पेनोइड बोन है। और ये इथमोइड बोन है, क्या है इथमोइड बोन है, ठीक है। तो तुम्हें पेरिटल बोन में 2 होती हैं। तुम्हारे जो पेरिटल बोन में होती हैं इसमें क्या होती हैं 2 हड्डियाँ होती हैं। टेम्पोरल में कितनी होती है 2 होती है, टेम्पोरल में भी इस वाले में भी 2 हड्डियाँ होती हैं। फ्रंटल में तो एक ही होती है, तुम्हें जो फ्रंटल होती है ये पूरा एक ही होती है। और ऑसिपिटल में भी एक होती है, जो ऑसिपिटल है वो एक होती है। इथमोइड जो होता है उसमें भी क्या होता है तुम्हारा एक होती है। और स्पेनोइड में भी तो क्या होता है तुम्हारे एक होती है, स्पेनोइड में भी ये वाली तुम्हारी एक होती है, ठीक है। और फेशियल बोन्स, फेस की हड्डी, तो फेस में देखो फ्रंटल बोन हमारी कितनी होती है तुम्हारी, फ्रंटल बोन होता है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या बोलते हैं फ्रंटल बोन बोलते हैं, पेरिटल बोन बोलते हैं, हमने पीछे भी देखा खोपड़ी की, स्पाइड बोन ये सब उसमें खोपड़ी की हैं। टेम्पोरल बोन ये भी हमने देखा अभी। अब नजल बोन ये फेस की है, नजल बोन तुम्हारी होगी, ठीक है। नजल बोन में 2 हड्डियाँ होती हैं, नजल बोन में कितनी हड्डी होती है इसमें 2 होती हैं, ठीक है। फिर तुम्हें देखो जाइगोमेटिक बोन, ये जाइगोमेटिक बोन है, ये वाली जाइगोमेटिक बोन है तुम्हारी, इसमें भी 2 हड्डियाँ होती है, जाइगोमेटिक में भी 2 हड्डियाँ होती हैं। ओमर बोन, ये नाक पे जो मिलता है ना ओमर बोन, इसको ओमर बोन बोलते हैं। इसमें एक हड्डी होती है, देखो ये नाक वाली जो ओमर बोन होती है इसमें ये एक हड्डी होती है, इसलिए नाक को बचा कर टूटने ना पाए। मैक्सिला, ये मैक्सिला जो ओंठों के ऊपर देखो ये पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिला में कितना होता है 2 हड्डियाँ होती हैं। मैक्सिला में देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, पूरा मैक्सिला में 2 हड्डियाँ हो गई। और फिर मैंडिबल देखो ये है मैंडिबल तुम्हारा, ठीक है। मैंडिबल में पूरा ये एक हड्डी होता है, अगर जबड़ा टूटेगा तो पूरा जबड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा एक हड्डी होती है। ये तो फेशियल में देखो मैक्सिला में 2, तुम्हारा मैक्सिला में 2 है ना, ये देखो। जाइगोमेटिक माने 2, ये देखो तुम्हारा जाइगोमेटिक जो गाल के थोड़ा ऊपर होता है जाइगोमेटिक, ठीक है। मैंडिबल देखो तुम्हारे मैंडिबल जो तुम्हारे दांतों के नीचे जो दाढ़ी होती है उसमें एक होती है। नजल, नाक में 2 हड्डियाँ होती है नजल में, ठीक है। ये है तुम्हारा नजल बोन। प्लेंटाइन, ठीक है, प्लेंटाइन तुम्हारा देखो, ठीक है। प्लेंटाइन में तुम्हारा कितना होता है 2 होती है तुम्हें, प्लेंटाइन में तुम्हारी 2 होती हैं। फिर लैक्रीमल, ठीक है, लैक्रीमल में भी 2 होती हैं। ओमर में भी एक होती है तुम्हारी, ओमर बोन देखो एक है तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी ओसिसल्स बोलते हो, क्यों ऑडिटरी ओसिसल्स, ये कार्डिनल बोन इसको बोलते हैं, कार्डिनल बोन बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल बोन देखो इसमें स्टेप्स है, ये तुम्हारा यूकस है, मेलियस है तुम्हारा, ठीक है। मेलियस में 2 होती हैं, इनकस में 2 होती हैं, स्टेपस में 2 होती हैं। उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल का तुम्हारा मेरुरज्ज है, ये हमारी पीठ की हड्डी होती है, क्या है तुम्हारी ये
पीठ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर जुड़ी होती है ना, ठीक है। इसमें जो है कार्विकल वर्टेब्रे, ठीक है, कार्विकल वर्टेब्रे में तुम्हारी कितनी होती हैं, 7 हड्डियाँ होती हैं। थोरिक वर्टेब्रे में कितनी होती हैं, थोरिक वर्टेब्रे में इसमें 12 हड्डियाँ होती हैं, कितनी होती है, 12 हड्डियाँ। और लुम्बर वर्टेब्रे में कितनी होती हैं, 5 हड्डियाँ, लुम्बर वर्टेब्रे में 5 हड्डियाँ होती हैं। सैक्रम में 1 होती है, सैक्रम में ये 1 होती है। और ये कॉक्सिक, ठीक है, कॉक्सिक्स, ठीक है, कॉक्सिक में क्या होती है तुम्हारी, ये तुम्हारी कॉक्सिक में 1 होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई, ये पूछ देता है कभी कदार, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देख लें। थोरिजिक केज माने, ठीक है, थोरासिक केज, थोरासिक केज। स्टर्नम माने 1 हड्डी होती है, स्टर्नम जो सामने वाली स्टर्नम इसके सामने का, तो इसी से सारी जुड़ी रहती हैं, वो रिप्स जो होती हैं 24 रिप्स होती हैं, ठीक है, 24, 12 इधर 12 इधर 24 रिप्स हो जाएंगी। और ये स्टर्नम जो बीच में होती है, इसे फिगर से एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। उपांगी अपेंडिकुलर में 126 होती हैं, कंधा में शोल्डर में 4 हड्डियाँ होती हैं, अग्रपाद में अपर लिम्स में 60 होती हैं, और पश्चपाद में कितनी होती हैं, 60 होती हैं। अग्रपाद और पश्चपाद दोनों में 7-7 होती हैं, पुल्हा में 2 होती हैं, हिप्स बोन जिसको बोलते हैं उसमें 2 होती हैं, ठीक है। ये तुम्हारा देखो तुम्हारा आ गया पेक्टोरल ग्रिडल्स, कैल्विक में 2, स्कैपुला में 2, तो पूरा 4 हो जाएंगी। तुम्हारी कंधा है ना, कंधा में जो तुम्हारे 4 होती है, कंधा में 4, तो तुम्हारे देखो इसमें कैल्विक, तुम्हारा कैल्विक ये इसमें 2 हो जाएंगी, और एस्कुपुला जो ये एस्कुपुला है उसमें 2 हो जाएंगी, तो पूरी 4 हो जाएंगी। कंधे में कितनी हो जाएंगी तुम्हारी हड्डी, कंधे में 4 हड्डी हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो फिगर देखा। उसके बाद हमारा आ जाता है तुम्हारा ये क्या कहते हैं, अग्रपाद पक्षपाद, अग्रपाद में 60 होती हैं, पक्षपाद में भी 60 होती हैं, कुल्हा में 2 होती हैं, तो यही तुम्हारा आ गया अग्रपाद। क्या गया तुम्हारा ये अपर एक्सट्रीमिटी आ गया, ठीक है। अग्रपाद तुम्हारा आ गया, देखो हाथों में ये हो गया तुम्हारा फैलेंजस, फैलेंजस में तुम्हारी हो गई, ठीक है, फ्लेंजस हो गया तुम्हारा, इसमें 28 होती हैं, फ्लेंजस में कितनी होती है पूरी 28, फ्लेंजस में कितनी होती है 28 होती हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस तुम्हारा जो होता है देखो ये ह्यूमरस में तुम्हारी कितनी होती है तुम्हारी 2, ह्यूमरस में कितनी होती है तुम्हारी, ये ह्यूमरस में 2 होती है। ये है तुम्हारा ह्यूमरस वाली जो कंधे से आता है वो ह्यूमरस बोलते हैं इसको। उलना, उलना में भी 2 होती हैं, देखो उलना में भी क्या होती है 2 होती हैं। रेडियस, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं, इसमें भी 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस में 2 हड्डियाँ होती हैं। कार, ठीक है, कार्पलस, कार्पलस में 16 होती हैं, ये कार्पलस जो यहाँ सब बना होता है कार्पलस में 16 होती हैं, ठीक है। तो मेटा कार्पलस माने मेटाकार्पलस में 10 होती हैं, मेटाकार्पलस में 10 होती हैं। और फ्लंजस में कितनी होती है तुम्हारी 28 होती हैं, यहाँ पर हो गई तुम्हारी, ठीक है। और ये हो गए पेल्विक क्रीड बने, पेल्विक क्रीड में तुम्हारी कितनी थी पहले, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा कौशल इनोमिनेट आर हिप्स बोन, इसमें 2 ही होती हैं, ये हो गई, ये हो गई, इसमें 2 ही होती हैं, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल में 2 ही हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी आ गया, ठीक है, पश्चपाद आ गया, जो पैर वाला होता है उसमें भी 60 होती हैं, ठीक है। फीमर देखो तुम्हारी 2 होती हैं, एक जांघ में इधर हो जाएगी, एक जांघ में 2 हो जाएंगी। टाइबिया भी 2 हो जाएंगी, टाइबिया भी तुम्हारी क्या हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। फिबुला भी 2 हो जाएंगी तुम्हारे, ये जो है फिबुला भी 2 हो जाएंगी, ये और इधर पीछे वाली हो गई फिबुला, टाइबिया आगे वाली होगी, फिबुला पीछे वाली हो गई, ठीक है। और तुम्हारा क्या कहते हैं पटेला, पटेला में भी 2 हो जाएंगी तुम्हारी, क्या हो जाएंगी तुम्हारी पटेला, ये है तुम्हारी पटेला, एक इधर टांग में उधर टांग में 2 हो जाएंगी पटेला, ठीक है। और टर्सल से भी 14 हो जाएंगी, टर्सल से ये तुम्हारे क्या है इधर है, टर्सल से 14 हो जाएंगी। मेटाटर्सल तुम्हारे 10 हो जाएंगी। फ्लंजेस तुम्हारे 28 हो जाएंगी, तुम्हारा पश्चपाद हो गया, ठीक है। उपांगी अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर, उपांगी को अपेंडिकुलर इसके निम्न भाग होते हैं, कंधा होता है, ठीक है, इसको अंश मेखला और कॉलर बोन भी कहा जाता है। इससे शरीर के सबसे सुंदर हड्डी की संख्या दी जाती है, ठीक, कंधे को शरीर की सबसे सुंदर हड्डी कहते हैं। इसकी संख्या 2 × 2 मतलब 4 होती है। अग्रपाद जिसको अपर लिम्ब बोलते हैं, दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। इसके ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजस आदि हड्डियाँ शामिल होती हैं, हमने अभी देख लिया फिगर में। पश्चपाद इसमें भी 60 हड्डियाँ होती है दोनों को मिलाकर, इसमें फीमर होता है, पटेला, टीबिया, फिबुला, टर्सल्स, मेटाटर्सल्स, ठीक है, और फ्लेंजेंस आदि हड्डियाँ शामिल होती हैं। कूल्हा जिसको हिप बोन बोलते हैं, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, इसे श्रेणी मेखला भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी हमने देख लिया फिगर में, सब देख लिया। हड्डियों से संबंधित तथ्य देख लेने। ओसीन हड्डियों में प्रसिद्ध प्रोटीन होता है, ओसीन का हड्डियों में प्रसिद्ध प्रोटीन होता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहते हैं ऑस्टियोलॉजी को। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में छिद्र रोग हो जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं हड्डियों में छिद्र रोग को। ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों में दर्द जो रहता है उसको, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोपिनिया इस रोग में हड्डियों कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपिनिया में इस रोग में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी का निर्माण करने वाला ऊतक है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? हड्डी का निर्माण करने वाला ऊतक होता है। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका होती है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है? हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका होती है। ठीक है, विशेष स्थानों की हड्डियां में उनकी संख्या देख लेते हैं। तो कान, जिसको मैलियस, इनकस और स्टेपस, ये कान में होती हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपस, इसमें कितनी होती है? 6 हड्डियाँ होती हैं। दो होती हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 3 6 हड्डियाँ हो जाती हैं। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26 होती हैं और बच्चों में क्या होती है? 33 होती हैं। मनुष्य की कपाल की हड्डियाँ, कपाल में 8 होती हैं। फीमर की हड्डियाँ 2 होती हैं। वक्ष में कितनी होती हैं? 24, वक्ष में 24 होती हैं। ठीक है, एग्जाम प्रीमियर लीग देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के लिए क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कान में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, ये जबड़ा है। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल जबड़ा है। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी जो है फीमर है। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी जो क्या है? दूसरी मजबूत हड्डी फीमर है। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी क्या है? कैलेविकल, जिसको शोल्डर बोलते हैं। कैलेविकल है, जिसको शोल्डर की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। जो अस्थि को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि को से जोड़ता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। अस्थि व मांसपेशियों जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है 65%, जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18%, फिर हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है, फिर नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है। कार्बन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, जिसके बाद कार्बन पाया जाता है 18%, हाइड्रोजन पाया जाता है 9.5%, नाइट्रोजन पाया जाता है 3.2%। अर्थोप्लास्टी क्या होता है? कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट से संबंधित है। अर्थोप्लास्टी का मतलब क्या है? कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। हड्डी व दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। सारे पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। हड्डी के निर्माण में कैल्शियम और क्या होता है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब रक्त संगठन और परिसंचरण तंत्र देखें। रक्त संगठन और परिसंचरण तंत्र देखें तो रक्त संगठन, इसमें प्लाज्मा जो होती है 90% होता है, प्रोटीन 7% होता है, अन्य 3% होते हैं। तो रक्त में जो रक्त संगठन में प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जली होता है, प्रोटीन 7% होती है, अन्य चीज़ें जो होती है इसमें 3% होती हैं। और रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। रक्त का दूसरा भाग है रक्त कणिकाएँ, वो 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। डेंगू में जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ज़्यादा कम हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो रक्त का संगठन हो गया। प्लाज्मा के बारे में देखें, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का और रक्त का 50 से 60% भाग होता है। ठीक है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है और रक्त का 55 से 60% भाग ये रक्त का बनाता है। रक्त में भोज्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के कारण ही होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। यदि प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमने वाले कारक फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए तो यह भाग सीरम कहलाता है। अगर प्लाज्मा से जो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं फाइब्रिनोजन और तुम्हारा थ्रोम्बिन को बाहर निकाल दें प्लाज्मा से, तो जो भाग बचता है उसको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं? ब्लड कार्पल्स क्या होती हैं? तो हमारे रक्त कणिकाएँ हमने देखा क्या होती हैं। रक्त का लगभग 40 से 45% भाग होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं आरबीसी से। अन्य नाम होता है इसका एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में यकृत और या प्लीहा में निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है लाल। ठीक है, और भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण कहाँ? यकृत, लीवर या फिर प्लीहा स्प्लीन में होता है। तो जब भ्रूण अवस्था में होता है तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है और प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। संख्या इनकी 5 से 6 मिलियन होती है पर क्यूब मिमी में। जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। मृत्यु उनकी प्लीहा में ही हो जाती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, शमशान घाट कहते हैं। और प्लीहा को कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं लाल रक्त कणिकाएँ। ठीक है, अन्य तथ्य अगर देख लें तो इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में अगर देखें तो इनका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। निर्माण इनका भी अस्थिमज्जा में ही होता है। जीवन काल इनका 5 से 7 दिन होता है। संख्या 4 से 10,000 होती है। औसत मान लो 7,000 ही होती हैं। ये इनकी मृत्यु होती है जो लिम्फ
ठीक है। लिम्फ में इनकी मृत्यु हो जाती है। WBC के प्रकारों के अनुसार अलग अलग जगह पे भी इनकी मृत्यु होती है, लिम्फ में तो होती है। कार्य क्या है इनका, शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं WBC हमारी। अन्य तथ्य अगर देख लें तो इसे शरीर का सैनिक भी कहते हैं, शोल्डर ऑफ द बॉडी कहा जाता है WBC को। शरीर में WBC की मात्रा बढ़ने से ल्यूकेमिया अथवा ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर शरीर में WBC की संख्या, देखो हमारे रोगों की से रक्षा भी करते हैं WBC, अगर कहीं इनकी संख्या बढ़ भी जाए तो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, जिसको हम ब्लड का कैंसर कहते हैं। WBC की मात्रा कम होने से ल्यूकोपेनिया का नामक रोग हो जाता है। WBC कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाएगा। WBC 5 प्रकार की होती हैं। मोनोसाइट्स सबसे बड़ा आकार WBC का होता है, जो उसको मोनोसाइट्स बोलते हैं। सबसे छोटी आकार की जो WBC होती है उसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। कवक और जो पैरासाइट पर नियंत्रण करते हैं उससे WBC को क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। और जो सर्वाधिक संख्या वाली WBC होती हैं 60% होती हैं, उनको हम न्यूट्रोफिल से बोलते हैं। सबसे कम संख्या वाली को हम क्या बोलते हैं, बेसोफिल से बोलते हैं, बेसोफिल से बोलते हैं। तो ये है हमारी WBC के प्रकार। जो सबसे बड़ी है उसको मोनोसाइट, जो सबसे छोटी है उसको लिम्फोसाइट्स, जो कवक और पैरासाइट का नियंत्रण करते हैं उसको इयोसिनोफिल्स, और जो सबसे ज़्यादा संख्या में 60% तक होती हैं उनको न्यूट्रोफिल, जो सबसे कम संख्या में होते हैं उसको बेसोफिल से बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका प्रकार। प्लेटलेट्स देख लें, बिम्बाणु जिसको बोलते हैं। इनका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स जिसको बिम्बाणु बोलते हैं, इनका अन्य नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। निर्माण भी इनका अस्थि मज्जा में होता है। देखो WBC, RBC और प्लेट सबका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। जीवन काल इनका 3 से 5 दिन होता है। संख्या इनकी 1.5 से 4.5 लाख होती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इनकी संख्या होती है। मृत्यु इनकी प्लीहा में हो जाती है। कहाँ होती है, मृत्यु भी इनकी प्लीहा में होती है। कार्य क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। अन्य तथ्य क्या है ये इनके बारे में, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन K है। क्या है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन भी क्या मदद करती है, विटामिन K मदद करती है। रक्त का थक्का जमने में औसत समय 2 से 3 मिनट लगता है, औसत समय है 2 से 3 मिनट लगता है। ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्जिलेट और पोटेशियम ऑक्जिलेट का उपयोग किया जाता है, जिससे रक्त जमता नहीं है। तो ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्जिलेट और पोटेशियम ऑक्जिलेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे रक्त क्या ना जमता नहीं है। हिपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, किंतु चोट लगने पर हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और चोटग्रस्त स्थान पर हम रक्त का थक्का जम जाता है। जो हमारे नसों में जो रक्त बह रहा है उसमें हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण नसों में रक्त का थक्का नहीं जमता है। लेकिन जब जहाँ चोट लगती है वहाँ पर हिपेरिन क्या निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। हीमोफोलिया जिसको हम शाही बीमारी बोलते हैं हिंदी में, रक्त का थक्का नहीं जमता। इस बीमारी में क्या होता है, रक्त का थक्का जमता नहीं। हीमोफीलिया में शाही बीमारी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं तो 1900 में लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। देखो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ये ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप तुम्हारा AB है, ठीक है, और ब्लड ग्रुप O है। तो ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB और ब्लड ग्रुप O, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है, क्या होता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है, जो यूनिवर्सल ग्राह्य होता है वो AB होता है, ये हर किसी का ब्लड ले सकता है। अभी RH भी होता है, एक RH तत्व जिसमें पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता उसको RH माइनस बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप हो गया। समूह होता है एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, तो रक्त समूह में, ठीक है, और किसे रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है। अगर रक्त समूह A है तो इसमें तुम्हारा क्या पाया जाएगा, एंटीजन A पाया जाएगा और एंटीबॉडी B पाया जाएगा। अगर रक्त समूह B है, ठीक है, तो उसमें एंटीजन B पाया जाएगा, एंटीबॉडी A पाया जाएगा। और सर्वाग्राही है तो उसमें एंटीजन AB पाया जाएगा और एंटीबॉडी जो होता है AB में एब्सेंट रहता है, क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और O में एंटीजन एब्सेंट रहता है, ठीक है, और एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। तो जो रक्त समूह AB है उसमें एंटीबॉडी रहता नहीं है, इसलिए सभी का रक्त ले लेता है। और सर्वदाता जो है इसमें एंटीजन होता ही नहीं है, इसलिए ये सभी को रक्त दे सकता है। तो A वाला किसको रक्त दे सकता है, A को दे देगा और AB को दे देगा। और रक्त लेगा किसको, A का ही लेगा और O का ले लेगा। B किसको रक्त दे सकता है, B को दे ही सकता है और AB को दे ही सकता है। रक्त लेगा किसका, ये B का ही लेगा और O का लेगा। AB ये सभी का लेगा लेकिन देगा केवल AB को ही, ठीक है, और किसी को दे नहीं सकता है, ठीक है, लेगा सभी को। O क्या करता है, केवल O का ही लेगा और देगा सभी को, क्या करेगा, देगा। इसलिए इसको यूनिवर्सल सर्वग्राही बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल सर्वदाता बोलते हैं, ठीक, सभी को देने वाला बोलते हैं ये रक्त, ठीक है। समान ब्लड ग्रुप को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर तथा
ब्लड ग्रुप ए बी को सामान्यतः ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। परंतु आरएच फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप ओ माइनस को सर्वदाता तथा ब्लड ग्रुप ए बी प्लस को सर्वग्राही बोलते हैं। अगर आरएच फैक्टर देखा जाए तो आरएच माइनस को हम सर्वदाता बोलेंगे, जिसमें आरएच तत्व ना हो उसको हम सर्वदाता बोलेंगे आरएच ओ माइनस को, और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, सर्वग्राही मानेंगे। ए बी पॉजिटिव जो होगा उसको हम सर्वग्राही मानेंगे। अब देखते हैं माता पिता के रक्तवर्ग से कैसे बच्चों का रक्तवर्ग मतलब डिसाइड होता है। जैसे अगर माता पिता में से दोनों ओ के हैं, क्या दोनों का ओ है तो दो बच्चा भी ओ का ही होगा, ए या बी या ए बी नहीं हो सकता है। अगर माता पिता में से दोनों कोई ओ का है और कोई ए का है, या दोनों ए के हैं, तो जो बच्चे का रक्त ओ या ए हो सकता है, बी या ए बी नहीं होगा। अगर ओ ए है या ए ही है तब भी ओ या ए हो सकता है, ठीक है, ए बी तुम्हारा नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर ओ या बी के हैं माता पिता, या फिर दोनों बी बी के हैं, तो ओ या बी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या है, ए या ए बी नहीं होगा, ए या ए बी नहीं होगा, ठीक है, ये समझ गए। और उसके बाद तुम्हारा क्या है कि ए और बी के हैं दोनों, क्या कहते हैं तुम्हारा ए या बी के हैं दोनों, तो तुम्हारा रक्त ग्रुप क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अगर माता पिता एक ए का है एक बी का है, ठीक है, तो बच्चे का ए हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, और इसमें ए बी है तो ओ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कोई रक्त बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एक ओ का है और एक ए बी का है, ठीक है, अगर एक ए का है और एक ओ बी का है, तो इसमें ए और बी ही होंगे, ओ नहीं होगा, ठीक है, और ना ए बी होगा। जिसका है ओ का है कोई और एक ए बी का है, तो इसमें ओ और ए बी हो ही नहीं सकते, ए और बी ही होंगे। अगर एक ए का है एक ए बी का है, एक बी का है और एक ए बी का है, और दोनों ए बी के हैं, तो ओ को छोड़कर बाकी सारे होंगे, मतलब ए और बी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, तुम्हारा ओ नहीं होगा। तो ये संभावित ग्रुप है, ध्यान रखना। रक्त प्रसंचरण तंत्र देखें तो रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव हृदय के निम्न भाग होते हैं, अलिंद होता है, एक अलिंद क्या होता है, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। यह दो प्रकार का होता है, बायां अलिंद और दायां अलिंद। दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है प्रवाह होता है। दाएं अलिंद में क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है, क्या रहता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। और दाएं अलिंद में सुपीरियर वेना केव खुलती है। दाएं अलिंद में क्या होता है, सुपीरियर वेना केव खुलती है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है, ठीक है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त को क्या करती है, दाएं अलिंद में लाती है, वही सुपीरियर वेना केव यहाँ पर खुलती है, ठीक है, सिरा जो खुलती है आके, ठीक है। और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त बहता है। बाएं अलिंद में क्या रहता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन के युक्त तो बहता है, ठीक है, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त बहता है। देखो ये तुम्हारा अलिंद है, ठीक है, क्या तुम्हारा ये अलिंद है ना, अलिंद को ही हम तुम्हें क्या बोलते हैं, यूरिकल बोलते हैं, यूरिकल। तो ये तुम्हारा यूरिकल है, तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये यूरिकल है, ठीक है, और ये तुम्हारा यूरिकल है, ठीक है। तो ये दाहिना वाला अलिंद हो गया और ये बायां वाला हो गया, ठीक, क्या हो गया तुम्हारा, बायां वाला हो गया। ये वेंट्रिकल है, क्या है तुम्हारा, वेंट्रिकल है, जिसको हम नीलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीलय, ठीक है। तो ये तुम्हारा राइट वाला नीलय हो गया और ये लेफ्ट वाला नीलय हो गया। तो तुम्हारा क्या है, देखो हमने पढ़ा है दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त बहता है। दाएं अलिंद में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। तो दाएं अलिंद क्या है, ये वाला है, तो इसमें हमारा क्या होता है, CO2 वाला रक्त रहता है। कौन रहता है, CO2 वाला रक्त रहता है। देखो इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन वाला तो शुद्ध रक्त रहता है। बाएं अलिंद में क्या रहता है, शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है, ये समझ गए। और इसमें जो है ये वाली अशुद्ध रक्त लेकर आती है, इसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट सुपीरियर वेना केव, सुपीरियर वेना केव बोलते हैं, सुपीरियर वेना केव इसको ही हम बोलते हैं, ठीक, सुपीरियर वेना केव इसको ही हम बोलते हैं, ठीक है। और फिर बाएं अलिंद में पल्मोनरी वेन खुलती है। बाएं अलिंद में जो फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो ये इसमें देखो बाएं तुम्हें क्या कहते हैं, पल्मोनरी होती है, जिसको धमनी बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी धमनी खुलती है, ठीक है, जो क्या करती है तुम्हारा बाएं नीलय में क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन खुलती है, सिरा जिसको बोलते हैं, वेन को बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, ठीक है, वेन को क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। तो पल्मोनरी सिरा जो कहाँ खुलती है, वाकई वो बाएं अलिंद में खुलती है, जो शुद्ध रक्त को, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। ये क्या करती है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त क्या लाती है, फेफड़े में लाती है, ठीक है। कौन, ये पल्मोनरी वेन, ठीक है, बाएं अलिंद में है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है, पहुँचता है, ठीक है। नीलय क्या है, यह हृदय का निचला भाग होता है, ये भी बायां नीलय और दायां नीलय होता है। दाएं नीलय में अशुद्ध रक्त बहता है,
दाएं निलय में, जैसे दाएं हृदय में अशुद्ध रक्त रहता है, उससे दाएं निलय में भी अशुद्ध रक्त ही रहता है, CO2 वाला रक्त ही रहता है। और दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। तो वैसे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। क्या धमनियों में? क्योंकि धमनियाँ क्या करती हैं, शरीर से रक्त को विभिन्न शरीर हृदय से शरीर जो है धमनियों का काम होता है कि हृदय से वो रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, इसलिए धमनियों में वैसे शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक धमनी है पल्मोनरी धमनी, जिसमें क्या अशुद्ध रक्त बहता है, तो क्या करता है अशुद्ध बहता है। तो जो क्या करती है पल्मोनरी धमनी, क्या करती है अशुद्ध रक्त को कहाँ से लेते हैं, दाएं निलय से लेकर अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। तो ये क्या करती है, दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी क्या करती है, पल्मोनरी धमनी क्या करती है, दाएं निलय से रक्त को कहाँ तक ले जाती है, फेफड़े तक ले जाती है। ये काम पल्मोनरी धमनी करती है, ठीक है, दाएं निलय से ले जाती है, ध्यान रखना। और बाएं निलय में शुद्ध रक्त O2 प्रवाहित होता है, और बाएं निलय में धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है। देखो बाएं निलय से क्या करेंगे, अब धमनियाँ, बाएं निलय है जो तुम्हारा ये बायां निलय जो है, यहाँ से क्या करेंगे, धमनियाँ शुद्ध रक्त को क्या ले जाएंगी, बायां निलय तुम्हारा ये है, यहाँ से धमनियाँ क्या करेंगी, शरीर को शुद्ध रक्त को ले जाएंगी, तुम्हारी शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। देखो ये धमनियाँ तुम्हारी जो बायां निलय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाएंगी, ठीक है। तो धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती हैं, ये तुम्हारा ध्यान रखना, ठीक है। बाएं निलय में शुद्ध रक्त O2 प्रवाहित होता है, बाएं निलय से धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय के शरीर तक ले जाती हैं। सिरा क्या होती हैं, सिरा क्या होती हैं, इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनका रंग नीला होता है और ये त्वचा के बिल्कुल नीचे स्थित होती हैं, त्वचा के बिल्कुल नीचे स्थित होती हैं। इनका कार्य यही शरीर से हृदय तक रक्त को ले जाना, तो इसलिए अशुद्ध रक्त को सिराएं ले जाती हैं, हृदय तक ले जाती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं, इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसका रंग लाल होता है और यह त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, हृदय के बाएं निलय से रक्त को ले जाना होता है शरीर के विभिन्न अंगों तक। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। वैसे सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पल्मोनरी धमनी देखो दिया है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यह रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता क्यों, क्योंकि यह रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। जो सिराएं अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती हैं, उस रक्त को क्या करती है धमनी, ये पल्मोनरी धमनी क्या करती है, फेफड़े तक ले जाती है, क्योंकि धमनियों का काम है हृदय से रक्त देना। अब सिराएं हृदय तक रक्त लाती हैं, तो सिराएं अशुद्ध रक्त ले आई हृदय में, अब हृदय से जो है रक्त ले जाएगी धमनी ही, उसको धमनी बोलते हैं। तो पल्मोनरी धमनी क्या करती है, फिर अशुद्ध रक्त को क्या फेफड़े तक ले जाती है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध रक्त को फिर एक सिरा ही लाएगी हृदय में, तो उस पल्मोनरी सिरा को क्या कहते हैं, तुम्हारा जो शुद्ध रक्त लाती है उसको पल्मोनरी सिरा कहते हैं, जो शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय तक लाती है। और जब हृदय में अशुद्ध रक्त आ जाता है, ठीक है, तो उस रक्त को क्या करती हैं, फिर बाकी धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो देखो पल्मोनरी सिरा में देखते हैं, इसमें O2 रक्त प्रवाहित होता है। यह क्या करता है, फेफड़े से हृदय में रक्त को लाना इसका काम होता है। फेफड़ा में रक्त जब शुद्ध हो जाता है उसको हृदय तक लाती है पल्मोनरी सिरा। हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, अब वो देख लेते हैं। मछलियों में कक्षों की संख्या 2 होती है, देखो मनुष्य में देखा तो 4 होती है। क्या होती है, मनुष्य में 4 होती है, ठीक है। और सरीसृप में क्या होती है, 3 होती है। अपवाद मगरमच्छ है। वैसे सरीसृप में कितने होते हैं, 3 होते हैं कच्चा, लेकिन अपवाद इसका मगर है। मगर में कच्चा कितने होते हैं, 4, ध्यान रखना, पूछेगा। क्योंकि सरीसृप में कितने होते हैं, 3। जितने भी रेंगने वाले रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप, उसमें क्या होता है, 3 ही होते हैं कच्चे, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है मगरमच्छ, जिसमें 4 होते हैं। उभयचर में 3 होते हैं। उभयचर में क्या होते हैं, 3 होते हैं। मछलियों में 2 होते हैं, ठीक है। पक्षी में 4 होते हैं कच्चे, क्या होते हैं, उभयचर में 3 होते हैं, पक्षी में क्या होते हैं, 4 होते हैं, मगरमच्छ में भी 4 होते हैं, संधारी में भी 4 होते हैं, काकरोच में 13 कच्छ होते हैं। काकरोच में कितने कच्छ होते हैं, 13 कच्छ होते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमने रक्त देख लिया, ठीक है, रक्त देख लिया कि तुम्हारा इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, क्या कहते हैं, तुम्हारे दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त रहता है, और दाएं तुम्हारे निलय में भी शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। फिर बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त रहता है, फिर बाएं निलय में शुद्ध रक्त रहता है, तो ठीक है। तो तुम्हारा क्या करता है, इससे जो तुम्हारा धमनी है पल्मोनरी धमनी, वो फेफड़े तक अशुद्ध रक्त ले जाती है, और फेफड़े से शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा लाती है तुम्हारी। कहाँ लाती है तुम्हारी, ये उसमें दाएं अलिंद में लाती है। फिर दाएं अलिंद से रक्त आ जाता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, बाएं अलिंद में लाती है, पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। फिर बाएं अलिंद से रक्त शुद्ध रक्त आ जाता है बाएं निलय में। फिर बाएं निलय से बाकी धमनियाँ जो क्या करते हैं, शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती हैं, तुम्हारी शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। तो ये हमारा हो गया परिसंचरण तंत्र, बहुत आसान है, एक बार समझ लेंगे तो हम भूलेंगे ही नहीं। हमने पढ़ लिया, अब हमने कच्छ भी पढ़ लिया कि मछलियों में 2 कच्छ होते हैं हृदय में, सरीसृप में 3 होते हैं, लेकिन मगर बहुत अपवाद है, उसमें 4 कच्छ होते हैं। और उभयचर में 3 कच्छ होते हैं,
हृदय में पक्षी में भी 4 होते हैं, स्तनधारियों में भी 4 होते हैं, एक रेप्टाइल्स है मगरमच्छ उसमें भी 4 होते हैं, काकरोच में 13 कक्ष होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार देख लेते हैं। एक बंद होता है, खुला होता है, एकल होता है और दोहरा होता है। रक्त परिसंचरण के तंत्र कितने होते हैं? 4 प्रकार के, बंद, खुला, एकल और दोहरा होता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में होता है। इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स में होता है। इसमें रक्त प्रवाह का दाब और गति अधिक होती है। तो बंद में क्या होता है? इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में होता है। इसमें रक्त का प्रवाह दाब गति क्या होती है? अधिक होती है। प्रवाह का दाब अधिक होता है, गति भी अधिक होती है। उदाहरण स्तनधारी, केचुआ और पक्षी वर्ग, इसमें वाहिनियों में होता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण कौन है? बंद रक्त परिसंचरण का उदाहरण कौन? स्तनधारी है, केचुआ है और पक्षी वर्ग है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में न होकर मुक्त शरीर में होता है। क्या होता है? मुक्त रूप से शरीर में होता है। इसमें रक्त प्रवाह का दाब और गति भी क्या होती है? कम होती है। उदाहरण है जैसे आर्थ्रोपोडा, जैसे काकरोच, मोलस्का, जैसे ऑक्टोपस, इसमें खुला होता है, इसे रक्त बहा करता है। ठीक है, मोलस्का, ऑक्टोपस में, आर्थ्रोपोड, काकरोच में। और एकल रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें रक्त का प्रवाह हृदय में एक बार होता है। हृदय में क्या होता है? एक बार होता है, बार बार घूमता नहीं है। कारण क्योंकि पल्मोनरी अनुपस्थित होता है। हृदय कक्षों की संख्या क्या? 2 ही होती है। ऐसा रक्त प्रवाह क्या होता है? मछली वर्ग में सरीसृप, जैसे हृदय और गिल्स में जाएगा फिर शरीर में जाएगा, हृदय से गिल्स और शरीर में ऐसे प्रवाह होता है मछलियों में। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? इसमें रक्त का प्रवाह हृदय में 2 बार होता है। ठीक है, कारण पल्मोनरी उपस्थित होती है और हृदयों की कक्षों की संख्या 3 से 4 होती है। अब स्तनधारी हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, उभयचर हो गया। इसमें शरीर से हृदय जाएगा, हृदय से फेफड़ा जाएगा, फेफड़ा से फिर जाएगा, फिर से शरीर में चलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? शरीर से हृदय में, हृदय से गिल्स में, एकल में और गिल्स से फिर शरीर में चला जाता है, फिर दोबारा ये हृदय में नहीं आता है। लेकिन इसमें हृदय में, शरीर से हृदय में आएगा, फिर फेफड़ा जाएगा, फेफड़ा से में हृदय में आएगा, दोबारा आ जाता है ना, इसलिए फिर शरीर में जाता है। तो ये है तुम्हारा दोहरा रक्त परिसंचरण। ये किसमें होता है? स्तनधारी में, सरीसृप में और पक्षी में और उभयचरों में होता है। ठीक है, उसके बाद हृदय स्पंदन देख लें। तो हृदय की गति तीव्र होना टेकी कार्डिया कहलाती है। हृदय गति को तीव्र होना टेकी कार्डिया कहलाता है, जिसका प्रमुख कारण क्रोध और तनाव है। ठीक है, हृदय गति का मंद होना ब्रेडी कार्डिया कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, जिसका कारण है धूम्रपान और एनीमिया। हृदय वयस्क में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, नवजात शिशु में 1 मिनट में 120 बार धड़कता है। दौड़ते समय हृदय की गति 110 से, सोते समय 50 से 55 प्रति मिनट रहती है। अगर हम दौड़ेंगे तो हृदय गति 110 तक पहुंच जाएगी, अगर सोएंगे तो 50 से 55 प्रति मिनट होती है। ठीक है, और ये तुम्हारा एसए नोड, जिसको हम सीनो एरिकुलर बोलते हैं, एसओ नोड को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। एसए नोड सीनो एरिकुलर को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है, एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को हृदय का पेस सेटर कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। एवी नोड को हृदय का पेस सेटर कहा जाता है, पेस सेटर कहा जाता है। रक्तदाब क्या होता है? जब हृदय धड़कता है तो धमनियों पर जो दाब पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी /120/80 होता है सामान्य रक्तदाब। ठीक है, रक्तदाब 120 से 180 के ऊपर हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। 120 अगर नीचे वाले 180 तक पहुंच जाए उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, इससे ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, और जब रक्तदाब 60 से 90 रह जाए, नीचे हो जाए, तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें रक्तदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, रक्तदाब को स्फेग्मोमेनोमीटर से नापते हैं, स्फेग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। हृदय धड़कन के समय उत्पन्न ध्वनि को लब डब कहते हैं। हृदय धड़कन के समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको लब डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब डब बोलते हैं। हृदय के वाल में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरमर। कभी कभी वाल में हड्डी ध्वनि उत्पन्न, उसे मरमर बोलते हैं।